दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि मुख्य रूप से 5 यूरोपीय कंपनियां भारत आई, जो थे PDEDF यानी पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनिश और फ्रांसीसी, जिसमें से हमने पुर्तगाली और डच के बारे जाना। आज बाकी 3 कंपनियों को जानते हैं। जिन्होंने मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पिछला वीडियो नहीं देखा है, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक कर लें। चलिए जानते हैं इंग्लैंड यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। BEIC को ब्रिटेन के कुछ प्राइवेट काम धंधा करने वालों ने हिस्सेदारी के तौर पर शुरू की थी, जिसमें कुल 217 साझेदार थे यानी पार्टनर्स। सन 1599 में ये कंपनी अस्तित्व में आई, लेकिन ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं। 1600 ईस्वी में कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी से एक चार्टर के रूप में परमिशन लिया कि 15 साल तक कंपनी इंडिया में और इंडिया के आसपास के इलाकों में व्यापार करेगी। एक तरह से कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1608 ईस्वी में एक आदमी भारत आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस से पहले भी 1601 और 1604 में कंपनी के कुछ लोग भारत आते हैं, जिसमें से एक था जॉन मिल्टन हॉल। ये सिर्फ यहाँ काम करने का आइडिया लेके वापस लौट गया। जब हॉकिंस भारत आया तो उस समय भारत के अधिकतर क्षेत्रों में जहांगीर का राज था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना था। उस समय मुग़लों की जो राजशाही भाषा थी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तुर्की थी और हॉकिंस को तुर्की आती थी, इसलिए उसने जहांगीर को तुर्की भाषा में खुद को रिप्रेजेंट किया। हॉकिंस ने जहांगीर को बताया कि किस तरह से वे यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, राज्य को किस तरह से लाभ मिलेगा। जहांगीर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और हॉकिंस को 400 का मनसब दे दिया। यहाँ जो एक शब्द आया मनसब, इसका मैं मतलब बता दूँ। एक्चुअली मनसबदारी एक प्रशासनीय प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। तो यहाँ 400 का मनसब एक विदेशी आदमी यानी कैप्टन हॉकिंस को मिल गया, जो व्यापार का परमिशन मांगने आया था। उसे मनसब तो मिल गई, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था पुर्तगालियों ने उस समय तक अपना वर्चस्व समुद्र पर बना के रखा था और जहांगीर पुर्तगाली से सीधा टक्कर नहीं लेना चाहता था। इसलिए व्यापार का परमिशन की जगह उसने अंग्रेज़ों को मनसबदारी ही दे दी, यानी अंग्रेज़ों के हिस्से में कुछ लिमिटेड पैसा ही जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे यहाँ उनकी व्यापारिक कोठियाँ बनी। 1608 ईस्वी में उन्होंने साउथ इंडिया के मसूलीपट्टनम में अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन वे चाहते थे सूरत में इनका व्यापारिक कोठी बने। एक्चुअली ये व्यापारिक कोठी फैक्ट्री टाइप होती थी, जिसमें सामानों को लाकर असेंबल किया जाता था और उन्हें यूरोपीय बाज़ारों में बेचा जाता था। सूरत और बम्बई व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यहाँ प्राचीन काल से ही सामानों का आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था। अब अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ उनकी कोठी बने, लेकिन इस इलाके में पुर्तगालियों का कब्जा था। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से युद्ध करने का फैसला किया और 1612 में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ। स्वाली सूरत के पास का छोटा सा गांव था। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार हुई। इस युद्ध में BEIC यानी अंग्रेज़ों की तरफ से रेड ड्रैगन शिप ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इस जीत का असर जहांगीर पे भी पड़ा। जहांगीर को लगा अगर ये पुर्तगालियों को हरा सकते हैं तो इनमें दम तो है, उन्हें परमिशन दी जा सकती है। 1613 में BEIC की फैक्ट्री सूरत में लगी। 1615 ईस्वी में थॉमस रो आता है BEIC का प्रतिनिधि बनके और जहांगीर से फुल परमिशन मांगता है व्यापार का। जहांगीर उसे व्यापार का परमिशन दे देता है। अब अंग्रेज़ों ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद जैसे कई इलाके में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और समय के साथ इनकी फैक्ट्रियाँ बढ़ती चली गई। अब इन्होंने क्या किया कि मद्रास के एक लोकल राजा से ज़मीन लीज पर लिया और उस पर जम गए। बाद में उसी जगह पे किलेबंदी शुरू कर दी और एक किला बनाया जिसे फोर्ट जॉर्ज भी कहते हैं। अब ये यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने अपना अगला टारगेट बंगाल को किया। हुगली में मुग़ल के फौजदार से व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति मांगी और एक छोटी सी कोठी बना ली। कुछ समय बीता। जब उन्हें लगा कि मुग़ल फौजदार उतना ताकतवर नहीं है तो हुगली पर अटैक कर दिया और वहाँ के व्यापारियों से उनके पैसे छीन लिए। उस समय मुग़ल बादशाह औरंगजेब का शासन था। अंग्रेज़ों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
औरंगजेब जैसे कट्टर बादशाह के होते हुए भी उन्होंने ऐसी गुस्ताखी की। जब व्यापारियों द्वारा औरंगजेब को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने फौरन ही अपने सैनिक बंगाल में भेज दिया। ये जो अंग्रेज थे ना, बड़े ही चालाक थे। मुगल सैनिकों के सामने तुरंत ही घुटने टेक दिए और माफ़ी मांगी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था। बादशाह ने उन्हें माफ़ भी कर दिया और ऐसा न करने की हिदायत दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों की हिम्मत बढ़ती है और कलकत्ता में इन्होंने एक किला बनाया जो था फोर्ट विलियम। अब बात आती है 1739 की। उस समय नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कर दिया। दिल्ली में उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। रंगीला ने बिना कोई एफर्ट लगाए ही नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए। तब अंग्रेज़ों को लगने लगा मुग़लों के पास अब ताकत नहीं रही, बस दिखावा ही बचा है। अंग्रेज़ों को लगने लगा भारत सिर्फ फ़ायदे के लिए ही नहीं, यहाँ कब्जा भी किया जा सकता है। अब अंग्रेज़ों के फ़ायदे की बात आती है। जब 1717 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर बीमार पड़ता है और मरणासन की स्थिति में पहुँच जाता है, तब एक अंग्रेज़ डॉक्टर उसका इलाज करके उसे ठीक कर देता है। इस बात से फ़र्रुखसियर इतना खुश होता है कि अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए बंगाल को टैक्स फ्री कर देता है। बंगाल उस समय बहुत बड़ा और धनी प्रांत था और उसे टैक्स फ्री करना अंग्रेज़ों के लिए सोने पे सुहागा हो गया। एक तरह से मानो तो अंग्रेज़ों को लूटने का लाइसेंस मिल गया। एक और यूरोपीय कंपनी थी डेनिस यानी डेनमार्क, जो 1616 में भारत आया और ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अंग्रेज डच और पुर्तगालियों के बीच कंपटीशन को देख के इनको वापस लौटना ही उचित लगा। 1850 तक अपना सारा व्यापार BEIC को बेच के ये यूरोप वापस लौट गए। अब 1664 ईस्वी में एक और यूरोपीय कंपनी FEIC यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और ये भी यहाँ अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। पहला 1746 से 1748 में, दूसरा 1749 से 1754 में और तीसरा 1756 से 1763 में। इन 3 युद्धों में 3 संधियाँ भी हुई। पहली थी ऑक्स-ला-चैपल, दूसरी थी पौंडीचेरी की संधि और तीसरी थी पेरिस की संधि। इसी दौरान अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में एक इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़ी जाती है, वांडी वॉस का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हराया और साफ कर दिया कि यहाँ सिर्फ BEIC का ही राज चलेगा। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के बाद लौटा भी दिया। फ्रांसीसियों को किलेबंदी की मनाही की गई और निश्चित क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति। फाइनली यहाँ से अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में शुरू होता है और 100 साल तक कंपनी के तौर पर भारत में राज किया और बाद में 90 साल तक ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को अपने अंडर कर लिया। दोस्तों, ये थी यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, व्यापार और भारत पे कब्जे का इतिहास। मिलते हैं अगले हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।